गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जल चैप्टर से देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में। ठीक है, चलिए। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को भी देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब। देखिए, कथन दिया है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन उबालना और वाष्पीकरण में अंतर होता है, यानी उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है। ऑप्शन देखिए, क्वथन में द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता है ना। बी में कहता है कि क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है। और सी में है क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता है। और डी में है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ डी होगा, यानी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन क्वथन के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं होता है इसमें, है ना। इसमें निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। डी सही आंसर है। आगे देखिए, कहता है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए जल से भरे एक एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मछली मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का जल में क्या होता है भाई, ये मर जाती है मछली। देखिए ऑप्शन देखिए, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑप्शन ए में, जो ये गलत है। ऑक्सीजन रहित है। फिर सी में कहता है मछली द्वारा पीने योग्य पानी नहीं है, यह भी गलत है। खनिज रहित है, ये भी गलत है। यानी यहाँ देखिए, इसका बी सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि जब पानी को उबाल देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। जब एक्वेरियम में उसको डालते हैं और मछली को उसके अंदर डाल देते हैं तो मछली ऑक्सीजन की कमी के कारण वह मछली यहाँ मर जाती है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी चांद की विशेषता के बारे में। ऑप्शन देखिए, वहाँ पर हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल स्थल। बी में है जल नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। सी में है जल नहीं, गहरे गह्वर, ऊंचे पहाड़। और डी में है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, जल नहीं। तो देखिए, यहाँ इसका जो आंसर होगा सी होगा, यानी जल वहाँ पर नहीं है और गहरे गह्वर वहाँ पाए जाते हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, यही सही आंसर है, सी सही आंसर। आगे देखिए प्रश्न में है रेखा की माँ, खाली स्थान दिया हुआ है, के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, क्यों कर डालती है। ऑप्शन देखिए, पहला जल को रंग रहित बनाने के लिए, रंग रहित करने के लिए, या हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवशासित करने। सी में है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। और डी में है जल में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा बी, यानी हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवशासित करने के लिए रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। ठीक है, ऐसा करने से वो पानी स्वस्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, यानी तरुण भारत संघ का एक संघ जो है, नामक संघ है, जो किससे संबंधित है। पहला, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से। बी में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग दिलाने के लिए। और सी में कहता है कि पुराने झीले को पुनर्निर्मित करने से। और डी में है विशेष रूप से अक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा यहाँ सी होगा, यानी पुरानी झीलों के पुनर्निर्मित करने से जो संबंधित है यह तरुण भारत संघ नामक संस्था। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि नींबू साधारण जल में डूब जाता है, साधारण जल में जो नींबू होता है डूब जाता है, जबकि नमकीन जल में यह तैरने लगता है। ऐसा क्या है, क्या कारण जो ऐसा होता है। ऑप्शन देखिए, नींबू का घनत्व नमकीन जल के घनत्व से अधिक होता है, ये नहीं होगा। नींबू का घनत्व नमकीन जल के घनत्व से कम होता है, यानी नींबू का जो घनत्व है नमकीन जल से कम होता है, इसीलिए वो तैरता है। आगे कहता है कि नमकीन जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है। और डी में है साधारण जल का घनत्व नमकीन जल के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी नमकीन जल का घनत्व जो होता है, नमकीन जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण नींबू जो होता है उसमें तैरने लगता है, जबकि साधारण जल में वह डूब जाता है। आगे कहता है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें एवं मूर्तियां को संरक्षित यानी क्षरण होना कहलाता है। यानी अम्लीय वर्षा जब होती है तो ऐतिहासिक इमारतें जो होता है उसके पानी से संरक्षित हो रही है, क्षरण हो रहा है, बर्बाद हो रहा है।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई डिपोजिशन या स्टोन लेप्रोसी या फिर एरोसोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो होगा इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है कि मृत सागर क्या है, यानी डेड सी जो है यहाँ क्या है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं। बी में कहता है कि ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। सी में कहता है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। और डी में है ऐसा सागर जो सभी महासागरों एवं सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी डेड सी का जो वाटर है, जल है, वो बहुत नमकीन होता है, बहुत खारा होता है ना। यही इसका डी सही आंसर है। अगला कहता है कि रेनू की दादी उसे सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है। रेनू की कोई लड़की है, उसकी दादी सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले इस कुआं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा में कहता है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। और तीसरा में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का पानी का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, इसमें क्या आंसर हो सकता है, पहला, दूसरा या फिर केवल तीसरा या केवल पहला या केवल तीसरा। तो यहाँ देखिए कहता है क्या कि पहला देखिए, पेड़ों, कुओं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है ना, इसलिए पानी वहाँ रिश्ता नहीं है, अंदर नहीं जाता है, ये कारण हो सकता है। दूसरा कहता है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, यानी बोरिंग पंप लगाए गए हैं तो पक्का है कि कुआं से ज़्यादा डीप वो है, डीप बोरिंग है, और डीप बोरिंग है तो कुआं का पानी का जो स्रोत होता है उधर चला जाता है। यानी पहला और दूसरा जहाँ भी होगा वही सही है। देखिए, तो यहाँ इसका आंसर ए होगा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, सीढ़ीदार कुएँ अथवा बावली यानी बावड़ी, इससे संबंधित निम्नलिखित में कुछ कथन दिए गए हैं, इसका सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन देखिए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दो में कहता है कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। और तीसरा में कहता है कि उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और चौथा दिया है कि उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो उपयुक्त कथन का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला दूसरा या पहला दूसरा तीसरा या फिर केवल पहला या फिर केवल चौथा। तो यहाँ देखिए, पहले कहता है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा जो बावली होते हैं से संबंधित निम्नलिखित में जो कथन है, इसमें पहला देखिए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, जो सही है। दूसरा में कहता है कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता है, ये भी सही है। और तीसरा में है कि इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा में उसमें केवल संदूषित जल रहता है, ये गलत है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा जहाँ होगा वही आंसर सही है। बी देखिए, बी सही आंसर है। फिर देखिए आगे कहता है कि कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है। यानी कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन जो होता है उसके लिए प्रयुक्त रसायन यहाँ केमिकल क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटासियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटासियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। आगे कहता है कि महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग को आवृत किया हुआ है, जो लगभग कितना है, यानी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है। ठीक है, 3/4, आधा या फिर 1/4 या फिर 2/3। तो इसका आंसर ए होगा 3/4, यानी लगभग 71-72% जो है जल से आवृत है। अगला प्रश्न देखिए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि के कारण है, यानी महासागरों में जो जल स्तर बढ़ रहा है इसके वृद्धि के क्या कारण हैं। ऑप्शन देखिए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, दूसरा कहता है अत्यधिक वर्षा, और तीसरा में दिया है कि अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा, यानी महासागरों में जल स्तर वृद्धि के कारण है ध्रुवीय प्रदेशों से बर्फ का पिघलना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जल जितना भी समुद्र में है उसमें यदि 100% मान लिया जाए तो 97% जो होता है जल वह समुद्रों में पाया जाता है, और 2% जल जो है वह बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है कहीं न कहीं, और 1% जल जो है वह विभिन्न स्रोतों में है ना, विभिन्न स्रोतों में वो है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ ध्रुवीय प्रदेशों में 2% जल यदि पिघल जाएगा तो वो पिघल के समुद्र में आएगा और समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसकी जल स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारण यही है।
आगे कहता है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, यानी लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण या फिर इनहाइड्राइड्स लवण या हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका आंसर यहाँ होगा हाइड्रोफिलिक लवण। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है ना? पौधे में जो जल का अधिग्रहण होता है किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम नालिकाओं के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा या कैम्बियम के द्वारा या फिर पेलिसेड के द्वारा। तो इसका आंसर होगा जाइलम नालिकाओं के द्वारा जो होता है जल का अधिग्रहण माने पौधा करता है। ठीक है, आगे कहता है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी महासागरों में जो लवण होता है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, यानी सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से या फिर कोयले से। तो इसका आंसर होगा सी, जल से ढका हुआ है। आगे कहता है कि जल जनित रोग है, यानी जल से होने वाले रोग यहाँ क्या है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या फिर मस्तिष्क। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ए है, यानी अतिसार जो होता है जल से जल जनित रोग है अतिसार। अभी थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जल प्रदूषण का जो प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है या जीवों पर पड़ता है उसको देखिए, यानी कौन कौन से रोग इससे कारण हो सकता है। तो देखिए, प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोग तथा कई प्रकार के खतरनाक रोग होते हैं, जैसे पीलिया, हैजा, तपेदिक, अतिसार, मियादी ज्वर या फिर पैराटाइफाइड, पेचिस इत्यादि रोग होता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से, यहाँ पर देखिए, एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। इसके द्वारा फेफड़े का कैंसर हो सकता है या पेट का रोग उत्पन्न होता है। आगे फिर कहता है कि पारा युक्त जल के पीने से मीनेमेटा नामक रोग होता है, यानी मीनेमेटा नामक रोग हो जाता है। पेयजल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैंडियम की अधिकता से इटाई रोग, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, और ये सभी जल से संबंधित रोग हैं। फिर देखिए, विषाक्त रसायनों से प्रदूषित जल के कारण जलीय पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। अधिक लवणता वाले जल से सिंचाई करने से, यानी अधिक लवण युक्त जल की सिंचाई करने से मिट्टी में क्षारीयता भी बढ़ जाती है। आगे कहता है कि सागर के तटवर्तीय जलीय भाग में, यानी खनिज तेल के रिसाव से उत्पन्न और जो तेल होता है उसमें स्किल्स तथा कारखाने के विषाक्त अपशिष्टों के विसर्जन के कारण अधिकांश जो सागरीय जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। और फिर अभी हम लोग देखते हैं कि इस जो जल का प्रदूषण है इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार की तरफ से भी कुछ योजनाएं चलाई जाती है, यानी प्रयास किया जाता है। तो देखिए, भारत सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1974 में, याद रखेंगे, 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित करके जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल की थी, जिसे 1988 ईस्वी में से फिर संशोधित किया गया। भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषित जल को स्वस्थ करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1950 ईस्वी में किया था, जिसे 1995 ईस्वी में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण दे दिया गया, इसका नाम कर दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट फिर क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का जो, यानी पीने योग्य जल है, उसका पीएच मान जो होना चाहिए 2 से लेके 8.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फिर देखते हैं अगला प्रश्न में कहता है, देखिए प्रश्न कहता है कि विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। तो देखिए, चारों ऑप्शन लग रहा है कि क्या आंसर होगा, लेकिन इसमें से जो होगा, इसमें नगरीकरण है, इसमें से इसका प्रमुख कारण है, ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? यानी सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जो होते हैं किस देश में है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर भारत में? तो इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है। आगे कहता है कि राजस्थान में झीलों की नगरी है, यानी राजस्थान में कौन सा शहर है जो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर अजमेर? तो इसका आंसर होगा यहाँ उदयपुर जो होता है, राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है उसको। जल में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण बनता है। ठीक है, कारण बनता है, किस रोग के कारण बनता है? कैंसर के, या आंख से जल गिरना, या डीएनए का विखंडन, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा ए,
यानी कैंसर, यानी जल में पाए जाने वाले जो रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश जो है वह कैंसर का कारण बनता है। ये सही आंसर। आगे कहता है इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं है, उपस्थित होता है, यानी एसिड रेन में यह उपस्थित है। यानी देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH या A और B दोनों। तो देखिए इसका जो है आंसर जो होगा डी होगा, यानी HNO3 और H2SO4 जो होता है एसिड रेन में उपस्थित होता है। बाकी एसिटिक एसिड C जो है CH3COOH नहीं होता है। आगे कहता है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, यानी समुद्र का कितना प्रतिशत जो है जल वह पीने योग्य है, 0% है ना, या फिर 97%, 2.15% या फिर 0.65% या फिर 0%। तो इसका आंसर होगा 0%, यानी समुद्र का जो जल है उसको हम लोग एकदम पी नहीं सकते हैं 0%, उसको जब तक हम प्यूरिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं पी सकते हैं। तो ये डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे कहता है कि बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है। इंपॉर्टेंट है ये। इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या फिर बिहार सेतु। तो इसका आंसर होगा बी, बिहार सेतु सबसे लंबा पुल है। एक समय था जो भारत का सबसे लंबा पुल यही हुआ करता था। आगे कहता है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। याद रखना है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि यहाँ सबसे जो लंबी नदी है नर्मदा नदी है, यानी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है नर्मदा नदी। आगे कहता है कि अम्ल वृष्टि का प्रभाव निम्नलिखित में से किस रूप में पड़ सकता है, यानी अम्ल वृष्टि जैसे एसिड रेन का जो प्रभाव होता है निम्नलिखित रूप में किस रूप में पड़ सकता है, भूमंडलीय प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, यानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा कल कारखाने होते हैं वहाँ पर एसिड रेन हो सकता है, ये क्षेत्रीय प्रभाव होगा। आगे कहता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण लुप्त हो गया है। ठीक है, 80%, 50%, 30% या फिर 10%। तो इसका आंसर होगा 10%, जो होता है पृथ्वी का 10% जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण जो है लुप्त हो गया है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुएं जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं, यानी भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड हैं। ठीक है, WHO के अनुसार, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। तो आंसर देखिए 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला प्रश्न कहता है कि फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से कौन सी बीमारी होती है, यानी फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से कौन सी बीमारी होती है। तो ये बीमारी होती है फ्लोरोसिस। फिर देखिए पिगोबियन कर लगाया जाता है, यानी पिगोबियन जो कर है उसको लगाया जाता है प्रदूषण फैलाने जाने के कारण। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिगोबियन कर जो लगाया जाता है जो प्रदूषण फैलाता है उसके कारण। कठोर जल से मृदु जल बनाने हेतु जो अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुपेय मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। फिर क्वेश्चन देखिए कहता है कि पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल किस ग्रेड में रखा जाता है, यानी पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल होता है उसको किस ग्रेड में रखा जाता है। सी ग्रेड में, यानी सी वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन सा जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये हो गया, इसका आंसर होगा आर्सेनिक। आगे प्रश्न कहता है कि जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है, यानी जल में जो कार्बनिक यौगिक का जो मापन किया जाता है सामान्यतः किसके माध्यम से किया जाता है या किससे किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कोमेट्रोग्राफी से। क्या कहा जाता है, कोमेटोग्राफी से।
अगला प्रश्न, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है, यानी जलीय विषैले जो पदार्थ होते हैं उसके अवशोषक के रूप में किसको जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जलकुंभी को। फिर कहता है कि वाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव क्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ये इसका हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से, कितना भाग जल से ढका हुआ है? ये हो गया 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मानव शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल है? तो यह इसका आंसर होगा 60 से 70% जो भाग होता है मानव शरीर में जल का, माने स्वस्थ मनुष्य में 60 से 70% जल होता है। मछलियाँ जल में जीवित कैसे रहती है? क्वेश्चन है कि मछलियाँ जो है जल में कैसे जीवित रहती है? जल में घुली ऑक्सीजन गैस के कारण मछलियाँ जीवित रहती है। ठीक है, रुधिर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, यानी रुधिर ब्लड का कितना प्रतिशत भाग जो होता है जल होता है? तो इसका आंसर होगा 80%। आगे कहता है कि पानी की कठोरता किस प्रकार दूर की जा सकती है, यानी पानी की कठोरता को हम लोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं? उबालकर या कुछ रसायनों की अभिक्रिया कराकर पानी की कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि पानी की कठोरता यानी जल की कठोरता के क्या कारण हो सकते हैं। यानी हम लोग जल देखते हैं कि जल 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल जो होता है पीने लायक नहीं होता, यानी उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, और मृदु जल को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कठोरता के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट के घुलने के कारण जल जो होता है कठोर हो जाता है। जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को तो आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है, जबकि अस्थायी को जो कठोरता होता है उसको आसानी से हम लोग दूर कर सकते हैं। अभी थोड़ा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जल की कठोरता को दूर करने की कुछ विधियाँ। तो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर या चूना को मिलाकर उसको दूर किया जा सकता है आसानी से, लेकिन जल की अस्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को जल में खाने का सोडा मिलाकर दूर किया जा सकता है। यानी वो कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, उसकी जो कठोरता होती है उसको दूर कर सकते हैं। अस्थायी हो चाहे अस्थायी, उसकी कठोरता को हम लोग खाने का सोडा मिलाकर के उसको दूर कर सकते हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन कहता है कि अस्थायी और अस्थायी कठोर जल का आसवन करने से यह सभी घुलनशील ठोस अशुद्धियां से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः मृदु जल में वह बदल जाता है। इससे प्राप्त मृदु जल आशुद्ध जल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इससे जो प्राप्त होता है इस जल को हम लोग आशुद्ध जल कहते हैं। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में तथा दवाओं के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। आगे कहता है कि अरब देशों में जहाँ स्वच्छ जल की बहुत कमी है, यानी अरब देश में स्वच्छ जल की बहुत कमी है, इस विधि के द्वारा अशुद्ध जल बड़े पैमाने पर वहाँ उत्पादन किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्तमान में रिवर्स ऑस्मोसिस तथा अल्ट्रावायलेट किरणों से जल को शुद्ध किया जाता है। समुद्र के किनारे बसे देशों में इस विधि से समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग इसको चर्चा किए। अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे कि टूर से, है ना, टूर यानी भ्रमण से, यानी जिसमें